हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी सीएसएल में आए हुए एक क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं, जिसमें मैथ की टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और AD BC के लंबवत है। यदि AD बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। तो एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC और AD BC के लंबवत है। तो लंबवत है तो यहाँ 90 अंश कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा। AD बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है, ये चीज़ दी गई है टोटल 36 सेंटीमीटर। तो पूछा है BC की लंबाई, BC क्या होगी। तो अगर ये AD बराबर 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम त्रिप्लेट भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल त्रिभुज में लगता है। तो अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ अगर ये 12 है तो एक त्रिप्लेट होता है 5, 12 एंड 13। अगर ये 12 है तो ये 13 हो जाएगी कर्ण स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ 5 हो जाएगा। तो अगर ये 5 होगा, ये 13 होगा तो ये भी जो है 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगी। तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 13 और 13 26, 26 10 36। तो इसका टोटल परिमाप 36 हो रहा है। तो BC की लंबाई हमारी जो हो जाएगी 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बैग में 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 हो तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 5 अनुपात इनका दिया है 4:5:8। तो टोटल जो सिक्के हो जाएंगे 4 + 10 + 40, यानी 40 10 50 54। 54 की वैल्यू दी गई है 432। तो कितनी बार जाएगा, 5 × 8 40, 4 × 8 32, 8 बार। तो क्या पूछा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये वाले सिक्कों का जो रेशियो 5 है तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 2 रुपये की 40 हो जाएगी, 1 रुपये की 32 और 5 रुपये की 64। तो हमको 40 इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3600 है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि रुपये में प्राप्त होगी। तो कोई प्रिंसिपल 5,000 रुपया है, 8,000 और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जो है 3600 है। तो 1 साल के लिए हो जाएगी 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है इंटरेस्ट साधारण ब्याज में हर साल बराबर बराबर होता है। तो अगर 1 साल में 8,000 पे 1200 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है तो टोटल जो इस पर लगेगा इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो 1200 रुपया है, तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 8,000 का 1200 यानी 15% हो रहा है। तो 15 8 120। तो 8,000 का अगर 15% निकालेंगे तो 1200 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। तो साल भर का जो पहले साल भी 15% रहेगा, दूसरे साल भी 15% रहेगा और तीसरे साल भी इसका 15% रहेगा। तो पहले साल के लिए जो है
पहले साल के लिए SI का इंटरेस्ट भी बराबर होता है और पहले साल के लिए CI का इंटरेस्ट भी बराबर होता है। तो अगर एक साल के लिए जो है 15% है SI, तो CI जो हो जाएगा, तो इसमें 8 माह का पूछ रहा है, तो इसको अगर 8 माह में डिवाइड कर लें तो 4 माह के लिए हो जाएगा 5% SI, फिर 4 माह के लिए हो जाएगा 5%, फिर हो जाएगा 4 माह के लिए 5%, तो 8 माह के लिए जो हो जाएगा 10% हो जाएगा, और 8 माह के लिए जो है 10% ये भी हो जाएगा। तो पहले 8 माह के लिए SI भी बराबर होगा और CI भी बराबर होगा। इसमें 8 माह से ही शुरू होगा। तो टोटल 2 साल, तो 2 साल में टोटल अगर 2 साल के लिए पूछ रहा है इंटरेस्ट CI में, तो 2 साल में होते हैं टोटल 24 महीने, 24 महीने होते हैं। तो इसको अगर जो 8 माह के लिए 10% था, 8 माह के लिए 10%, तो 24 माह को अगर डिवाइड कर लें तो ये 8 महीने पे डिवाइड होगा, यानी 10% का 3 जो है 3 सब्सक्रिप्ट जो है इंक्रीज होगा इसमें। तो 10%, 10% और 10%। तो इसका CI जो होगा, मतलब जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो इंटरेस्ट होगा वो सक्सेसिव इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 10 का जो हो जाएगा सक्सेसिव जो होगा इंटरेस्ट, वो हमारा हो जाएगा 33.1%। ठीक है। और 8,000 का अगर हम 33.1% निकालेंगे तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 1 0 से दशमलव, तो ये हो जाएगा 8 एकन 8, 8 3 24, 8 3 24, 2 26। तो 2644 रुपया जो है 8,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर अमाउंट पूछेगा तो उसी प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 8,000 प्लस 2648, 8 4 6, तो टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा 10,648 रुपया होगा, जो धनराशि होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया है। तो tan 50 प्लस sec 50, तो tan 50 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस tan 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तो हमारा ये हो जाएगा काट 40। तो काट 40 और प्लस कोसेक 40, ये टोटल इतना पूरा कट कर इतना हो जाएगा एक, ये पूरा एक हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर 65 और साइन 65, अगर हम कास 25 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 65, तो साइन 65 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये पूरा इतना टोटल ये भी एक हो जाएगा। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 2 प्लस 1/√3, √3 इस परिमेयीकरण कर दें इसको, तो नीचे 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 प्लस √3/3, ऑप्शन नंबर 2 सही है। $450 या उससे अधिक लेकिन 500 से कम, तो 450 और 500 से कम टोटल श्रमिकों की संख्या 45 है। और जो है 650 या उससे अधिक, तो उनकी संख्या टोटल 35 है। 5 9 45, 5 7 35 रेशियो पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कास थीटा बराबर दिया गया है √3/2। तो √3/2 जो होता है कास कितने का मान होता है, साइन 60 का मान जो है √3/2, तो कास 30 का मान √3, तो थीटा बराबर हो जाएगा इसको साइन 30, तो थीटा इक्वल टू
30। अब इसी में रख देंगे थीटा का मान और इसको हल कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है लग जाएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी समूह में छात्रों की संख्या और जो है इतना है, औसत ऊंचाई वाले एवरेज का सवाल है, थोड़ा लंबा है लेकिन ये भी लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। tan x बराबर काट x, tan x बराबर एक इसका लॉजिक होता है, अगर tan x बराबर काट y है तो इसका एंगल का सम 90 अंश होता है। इसी पे हल कर लेंगे, इसको भी लग जाएगा। इसको देख हल करके दिखा देते हैं। तो x प्लस 48 प्लस 2x बराबर 90, तो 3x बराबर 90 माइनस 48, तो हो जाएगा ये 90 माइनस 48। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 3 1 3, 3 चौक 12, तो 114 आ जाएगा, 14 अंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉफिशिएंट का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ये किसी वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवा हैं और जब ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता तो पी पी मिलती है। एक ए बी और जो है एक क्या है डी सी, जब इनको बढ़ाया जाता है तो कहीं बिंदु पी पे जाके मिलते हैं। तो पी सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 3.15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3.85 सेंटीमीटर। ए बी हल हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसको इसमें ए बी इंटू बी पी बराबर होता है डी सी इंटू सी पी, इसी पे हल करेंगे और जो है इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा ये भी। ये सब कैलकुलेटिव सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक अलजेब्रा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है लेकिन ये भी चलिए देख लेते हैं इसको। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया है 91। एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो जेड और एक्स के बीच अंतर, तो जेड और एक्स का डिफरेंस पूछा है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो वहाँ से अगर हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से अगर देखें तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी 169 माइनस 91/2, तो ये हो जाएगा 9 में से 1 गए 8, 16 में से 9 गए 7/2, 39। तो हमारा आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 39। तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स बराबर 39, तो जेड एक्स बराबर दिया वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर वाई स्क्वायर बराबर 39। और एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ से अगर वाई हम कॉमन ले लें, वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, तो इसका मान दिया 13, तो वाई बराबर आ जाएगा 3, वाई बराबर 3। तो एक्स प्लस जेड बराबर समीकरण 1 में रखने पर पहले वाले में, तो वाई बराबर अगर 3 है तो एक्स प्लस जेड बराबर 10 हो जाएगा। एक्स प्लस जेड बराबर 10 हो जाएगा। अब एक्स माइनस जेड का अगर होल स्क्वायर करें तो होता है इसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इसको इस तरह थोड़ा लिखें, जेड प्लस एक्स, नहीं एक सेकेंड, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर करेंगे, जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हटाइए यहाँ से, नहीं दिक्कत हो जाएगी। एक्स वाई बराबर 3 और एक्स प्लस जेड बराबर 10 आ गया, तो हाँ यहाँ रख दें। तो एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो एक्स जेड बराबर हमारा हो जाएगा, वाई का मान 3 आया है तो 9 हो जाएगा। एक्स जेड बराबर हो जाएगा 9, और पूछ रहा है जेड और एक्स का डिफरेंस। जेड और एक्स का डिफरेंस तो ये एक्स माइनस जेड का अगर होल स्क्वायर कर दें यहाँ से, या जेड बराबर 9/x, जेड बराबर 9/x, तो एक्स जेड का मान यहाँ रख दें तो एक्स जेड 9 3 9 3 12 1 13, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 9, और एक्स 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 जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्स प्लस जेड का मान 10 आया है और वाई का मान 3, एक्स जेड का मान 9, तो एक्स माइनस जेड माइनस एक्स का डिफरेंस पूछा है जेड, तो इसको अगर होल स्क्वायर कर दें यहाँ से तो 2x जेड तो हो गया यहाँ से, तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, लग जाएगा यहाँ से 1 मिनट, तो इसको जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको जेड माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xyz, तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, तो 2xz इसको माइनस 4xz लिख सकते हैं, तो जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारा 100 है, और माइनस 4 9 चौक 36, 100 में से 36 गए 64, तो एक्स इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई धनराशि दर्शाता है। यदि उसे क्रेडिट कार्ड से खर्च की कुल 3,60,000 कार्ड डी की तुलना में, तो कार्ड डी का पहले हम निकाल लेते हैं, तो टोटल हमारा है 3,60,000 और 80/360, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, और 36 से 36 कैंसिल, 2 2 4 2 2 4, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 3 36 सेकंड 36, इसके बाद 3 जीरो और फिर 80, तो ये हो जाएगा 8 के बाद 4 जीरो यानी 80,000, 80,000 ये हो गया।
और क्या कह रहा है, और इसमें सी से, तो सी पे हमारा कितना है 100%, 3,60,000 इंटू 100 अपान 360, तो ये हो गया 0,36, 1,00,000, 1,00,000 था और ये 80,000 था यहाँ पर, तो टोटल 20,000 की अधिक धनराशि खर्च हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फार्मूले सब इसमें लगते हैं, वही डीआई का है, इसको देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो 20 25 हो गया 100 एलसीएम, 5 4 5 4, एक दिन में दोनों मिल के 9 काम कर रहे हैं। अरे यहाँ 100 होगा भाई, 20 25 100, तो एक दिन में दोनों मिल के 9 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में 90 काम कर देंगे, बचेगा 10 काम। और सी अकेले से इस काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 1 काम करेगा। भाई सी 10 दिन में करता है, तो एक दिन में उसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो टोटल काम है हमारा 100, और तीनों मिल के करेंगे 5 4 9 1 10, तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 12% हानि पर बेचता है और वह बस को 10.5% लाभ पर बेचता, तो उसे इतना अधिक मिलता। ये आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अंकों वाली संख्या 672 100 इतना इतना से विभाज्य है, तो इतने का मान डिविजिबिलिटी रूल से आया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 672 XY, इसको तो 3 प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको एलसीएम मेथड से हल करते हैं। 3 7 11 का एलसीएम हो जाएगा 7 3 21 और 11, 1 2 1 2 1 3 231, 7 3 का हो जाएगा एलसीएम 231 से अगर इसको भाग दें तो 2 बार जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 0, 7 में से 6 गए 1, 210। 210 में कितना जोड़ दें कि 231 हो जाए, 21। अगर एक्स वाई का मान अगर 21 हो जाए तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 1 रखते हैं, तो 6 × 2 + 5 × 1, 12 + 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और इस पर 12% की वृद्धि होती है इसकी खपत। एक फार्मूला होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उसी से लगाएंगे, ये भी हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर XY, त्रिभुज XYZ में बिंदु P भुजा इतना का मध्य बिंदु है, इतना इतना। चलिए त्रिभुज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। त्रिभुज XYZ फिर क्या कह रहा है, और बिंदु Q भुजा XY पर P भुजा XZ का मध्य बिंदु है, और बिंदु Q भुजा XY पर इस प्रकार स्थित है कि QZ PY को समद्विभाजित करता है। अच्छा इस तरह है, यहाँ पे Q बिंदु है, लेकिन इस ये जो है x Q बराबर y Q नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है। यदि x Q बराबर
24 सेंटीमीटर। तो इसमें मास थ्योरम लगता है, एक त्रिभुज का एक थ्योरम है। अगर इसको 1 मानेंगे, अगर बराबर बराबर है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो इसको जो है 2:1 में, तो 2 की वैल्यू अगर 24 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर उत्तर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा एक जो है सर्किल है, और इसका कह रहा है 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ तथा उसे C2 को स्पर्श करती है, जो C1 से सकेंद्रित है, मतलब एक ही सेंटर हो। कोई जीवा है, इसको टच कर रही है, C1 की जीवा है, इसका भी सेंटर और छोटे वाले का सेंटर सेम ही होगा, C1 और C2। और कह रहा छोटे वाले वृत्त को C2 को स्पर्श करती है, जो C1 से सकेंद्रित है, और C2 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। और जो है बड़े वाले की त्रिज्या दी गई है 9.25। तो पूछा है PQ की लंबाई। तो यहाँ से हम अगर जब सेंटर से किसी जीवा पे या टेंजेंट हो, स्पर्श रेखा हो, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यानी इसको बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेगा। अगर इसको 4 से हम गुणा कर दें तो 9 चौक 36 और 25 चौका 100, ये 37 हो जाएगा। ये 37 हो गया, और 4 तियाँ 12, ये 12 हो जाएगा। 12 37 का एक त्रिप्लेट होता है, 37 12 35, तो ये हमारा 35 हो जाएगा। ये 35 होगा तो ये भी 35 हो जाएगा, तो 35 35 70। सब में 4 से गुणा किए थे, लेकिन दूसरा आंसर आ जाएगा, इसलिए 4 से यहाँ भाग कर देंगे। तो 4 एकन 4, 3 4 सत्ते 28, 17.5 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सब कैलकुलेटिव है, एक कैलकुलेशन करना रहता है, हो जाएगा ये भी। 23 नंबर देख लेते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या अगर 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है। अगर तार खींचा जाएगा तो बेलन हो जाएगा। मान लीजिए मोटा तार है, तो अगर गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर कर दें, क्योंकि कह रहा है कि गोले की त्रिज्या को खींचकर इतने सेंटीमीटर का तार खींचा जाता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू बेलन पाई r² h। तो तार की लंबाई यही इसकी ऊंचाई होगी। इसी में अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा रुकिए, हल ही कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, और जो हो गया ये 4/3 r² मतलब हो गया 9 × 9 बराबर 0.3 इंटू h। तो ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा 3 तिरिक्का 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 9 144, चार बटा 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r क्यूब, तो 3 बार यहाँ पर 9 है,
यहाँ एक 9 और रहेगा, तो ये आर से हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो आर बचा पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इंटू एच। ठीक, तो हो जाएगा ये 3 त्रिका 9। इसको 3 को अगर हटाएं यहाँ 10 से गुणा 10 से भाग कर दें तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से एक 3 भी कैंसिल, यहाँ 3 ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 9 चौक 36, 36। एक मिनट देखते हैं इसको, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 9, फिर से देखते हैं थोड़ा कहीं गड़बड़ हो रहा है। 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन यही होता है, नहीं गोले का आयतन, और जो है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये हो गया 4/3, आर से एक आर से यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 और 0 पॉइंट नहीं, ए आर नहीं, उसकी त्रिज्या अलग है, तभी तो गड़बड़ ही हो रहा है। ऐसे ही रहेगा, 9 इंटू 9 इक्वल टू आर हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर इंटू एच, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 बार गया, 3 त्रिका 9, और 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 9 त्रिक 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 0.09 इंटू एच। अगर यहाँ 100 से भाग कर दें तो यहाँ हमारा ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से अब हमारा 9 से 9 कैंसिल, और 4 तिहाई 12, 9 108, 108 मीटर इसका उत्तर आएगा, 108 मीटर। ऐसे हल हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर घंटे है, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर घंटा है, या किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति से 15 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो सुरंग की लंबाई। तो किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर घंटा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो रेलगाड़ी जो होती है, अगर किसी सुरंग को या किसी प्लेटफार्म को पार करे तो अपनी लंबाई और उस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करती है, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की, तो हो जाएगा L प्लस T। ये हमारी दूरी हो गई, और चाल है 78 45 सेकंड में। तो मीटर में कह रहा था, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 6 त्रिक 18, 3 छक 18 और 3 एकन 3 पचे 15 और 6 एकन 6 1 6 त्रिक 18, हो गया 15 पचे 75, ये हो गया 13 इंटू भाई 3 छक 18, 3 एकन 3 3 पचे 15 और 6 एकन 6 6 त्रिक 18, तो 13 इंटू 15 इंटू 5, 13 इंटू 15 इंटू 5। और फिर क्या कह रहा, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को, तो उसी दिशा में कहते तो उसकी जो है
रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर चलेगी तो वो जो है उसी दिशा में अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई खुद की चलेगी केवल ट्रेन। तो उसकी लंबाई जो हो जाएगी दूरी और इंटू चाल बराबर चाल इंटू समय। तो चाल हो जाएगी 78 माइनस 6, रिलेटिव स्पीड 72 इंटू 15 इंटू 5/18। तो हो जाएगी 18 चौक 72 और इसमें 15 5 कामन हो गया। तो इस समीकरण एक में से इसमें से एक में से 2 को घटाने पर तो यल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 और 5 जो भी कामन हो जाएगा अगर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 13 और यहाँ 4, 13 4 बराबर हो जाएगी टनल की लंबाई पूछा है। तो 13 में से 4 के 9, 9 बचे 45, 45 इंटू 15, 5 पंचम 25 के 5, 5 चौक 20, 20 2 22, 1 25 5, 1 चौक 4। तो 5 5 2 7, 675। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक यक्ष के 2 क्रमागत छूट 350 की एकल छूट के बराबर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। तो होता क्या है MP और SP होता है। तो अगर 800 पे 350 चूँकि छूट दे रहा है तो यानी वो 450 की समान बिक रही है। तो 2 छूट है तो इसके पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 0, ये हमारा हो गया 5 9 45 और ये 5 1 5, 5 6 30 की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4। तो 4 पे अगर 1 की छूट दे रहा तो यानी 1/4, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25%। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।